नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बीए एमए की आप तैयारी कर रहे हैं और आप 300 प्लस मार्क्स लाने की सोच रहे हैं तो हमारा क्यूआईपी का कोर्स, आंसर राइटिंग का कोर्स और पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप पूरे 300 प्लस मार्क्स लगा पाएंगे। उसके लिए आपको अच्छे मॉडल आंसर लिखने का तरीका, कॉन्सेप्ट पे पकड़, ये सब चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसी संदर्भ में आज हम देखने जा रहे हैं। एक सवाल हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, इसको जरा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है उदारवाद से। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए और इसकी आलोचना कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, तीन तरह का उदारवाद है। एक को शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं, दूसरे को समकालीन या मॉडर्न, आधुनिक, और एक जो जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, नव उदारवाद। तो ये तीन उदारवाद हैं। एक शास्त्रीय, जिसको परंपरागत भी बोल सकते हैं, दूसरा फिर जो सकारात्मक बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, और तीसरा नव उदारवाद। तो ये क्वेश्चन शास्त्रीय उदारवाद से है या परंपरागत उदारवाद से है। तो उदारवाद का अर्थ क्या होता है, यहीं से शुरुआत करेंगे, इसकी विशेषता बताएंगे और फिर इसकी आलोचना करेंगे। ऐसी विचारधारा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। तो उदारवाद का मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी को आधारवाद कहते हैं। यानी ये जितनी भी चीजें बोलती हैं, जितने भी आयामों पर चर्चा करती है, उसके केंद्र बिंदु में कौन रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसके केंद्र बिंदु में सिर्फ रहता है मानव, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की स्वतंत्रता। केवल और केवल ये उसके बीच में रहती है। ठीक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दर्शन, इसी को उदारवाद कहा जाता है। अब जैसे आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद कि आदमी पूरी तरीके से शुरुआत हो, आर्थिक क्षेत्र में कैपिटलिज्म, लेसाफेरिज्म, हस्तक्षेप का सिद्धांत, धार्मिक क्षेत्र में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कि पूरी तरीके से मानव क्या हो, अपने हिसाब से अपने धर्म को माने, पूजे, या जो कुछ भी वो करना चाहता है उसके प्रति वो करे। ठीक है। एक परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए। सटोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य के सिद्धांत तथा व्यवहार। तो सटोरी ने कहा था कुछ नहीं है उदारवाद जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करे, और उसको जुडिशियल सुरक्षा, संविधान की बात ये करता है, लोकतंत्र की ये बात ये करता है, ओपन सोसाइटी की ये बात करता है, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों की इसकी बात करता है, और सीमित राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा को ही कहते हैं। तो सेंटर में इसके मानव है बेटा, मानव के हर आयाम में स्वतंत्रता देना चाहता है। तो क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में? जैसा कि जॉन लॉक ने भी कहा है, आज फंडामेंटल राइट है, यूएन भी कह रहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक मनुष्य विवेकी है और वो जो कुछ भी कर रहा है उसे अपने कार्य और आचरण करने का पूरा अधिकार है। वो क्या है? एक अणु के समान है। किसके समान है? अणु के समान है, फुलफिल है, अपने आप में कंप्लीट है। अगर वो, और उसके अंदर विवेक है, तर्क है, लॉजिक है, वह गिव एंड टेक, वॉलेंटरली, स्वेच्छा से जो कुछ भी उसको समझ में आ रहा है, वॉलेंटरली जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो पूरे तरीके से सही है। तो व्यक्ति की विवेक को बहुत ज्यादा ये विजडम देते हैं। इससे पहले मध्य युग में तर्क नहीं, राजा, धर्म, सामंतवाद, पोप, चर्च, एग्रीकल्चर, फ्यूडलिज्म, रिलीजियस, इस आधार पर राज्य बड़ा था, परिवार बड़ा था, समाज बड़ा था, पर व्यक्ति की कोई बात नहीं होती। व्यक्ति को बुरा माना जाता था, धार्मिक आधार पर नीच माना जाता था।
लेकिन इन्होंने व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के विवेक को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ही आगे तक पहुंचा दिया उदारवाद ने। मानवीय विवेक में आस्था, कि मानव जो अपने विवेक से जिसको सही समझता है वही बढ़िया है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पहली बार दिया जा रहा है मानवीय विवेक पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि वो जो कुछ भी करेगा, चाहे सामाजिक आधार पर करे, धार्मिक आधार पर करे, इसी आधार पर धार्मिक बुराइयां खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई, जो पूरा का पूरा बोलबाला चला हुआ था मध्य युगीन में, उसको खत्म किया गया। पुनर्जागरण व स्वतंत्र चिंतन का इन्होंने सूत्रपात किया। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, उस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये विचार एक कैसा विचार है? रेवोल्यूशनरी, उदारवाद एक क्रांतिकारी विचार है। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि यह एक क्रांतिकारी विचार है, इसने क्रांति को जन्म दिया, तो क्रांतिकारी विचार या रेवोल्यूशनरी आइडिया में भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप यही लिखेंगे उस आइडिया में भी कि इन्होंने पुरानी जो पुरातन चीजें थी, उदारवाद ने उसको हटाया। क्या किया? दास प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, चर्च व सामंतवाद का अंत किया, प्राकृतिक अधिकारों की बात की, संसदीय व्यवस्था की बात की। तो अगर आपको यह एक क्रांतिकारी विचार है, इसके बारे में भी लिखना हो तो यही आंसर चलेगा। 3-4 लाइन में आपको चीजों को बताना है और फिर आगे बढ़ जाना है। प्राकृतिक अधिकार ये क्या मानकर चलता है? कि ये मानकर चलता है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार सबको होना चाहिए, और व्यक्ति का ये जन्मजात अधिकार है, और किसी भी राज्य को या किसी भी सत्ता को या किसी भी व्यक्ति को इसको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और आज जो भी आप लोकतंत्र में देख रहे हैं, यह अधिकार हर एक व्यक्ति को क्या किया गए हैं, मुहैया कराए गए हैं मौलिक अधिकार के रूप में। यूएन के अंदर भी चार्टर बना हुआ है, भारतीय संविधान में भी 1235 में धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास। जब पुनर्जागरण आ रहा था, साथ साथ में उदारवाद भी उसके बाद आया, औद्योगिक क्रांति के बाद ये विचार और आगे बढ़ा। तो ये किसको मानकर चलता है बेटा? ये राज्य की धर्मनिरपेक्षता को मानकर चलता है कि हर एक व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्र है। जो फिलोसफर पुनर्जागरण के टाइम पर आए, मैकियावेली आया, हॉब्स आया, बौंदा आया, उन्होंने कहा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, राजनीति से धर्म को अलग करो। यह किसी व्यक्ति का कैसा विषय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यह किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। कैसा विषय है? व्यक्तिगत विषय है, और इसको व्यक्तिगत रूप में ही देखा जाना चाहिए। अंधविश्वासों को, कुरीतियों को उन्होंने दूर किया, और पूरे देशों ने, फिर पहले यूरोप ने और फिर इंडिया ने भी धर्मनिरपेक्षता का अलग अलग स्वरूपों में अपना अपना क्या उठाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाया। उनके यहाँ पूरी तरह अलगाव है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पर पूरी तरह से अलगाव नहीं है, बल्कि हम इक्वलिटी मानते हैं रिलीजन की, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे आर्थिक क्षेत्र में पहले राजा डिसाइड करता था और संस्थाएं डिसाइड करती थी। अब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यही उद्योगों के, किसी भी निजी संपत्ति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं, एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेल्थ ऑफ नेशन, और उसमें इसकी चर्चा की थी। तो आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी लोग निजी प्रॉपर्टी बनाएं। पूंजीवाद का दृश्य हाथ इसको आगे करेगा। आर्थिक क्रियाओं में राज्य को या किसी सत्ता को भाग नहीं लेना चाहिए। बस वो ये देखे न्यूट्रल अंपायर की तरह कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, बस इतने तक ही शामिल है। तो पूंजीवाद को ये बढ़ावा देने की विचारधारा, इस पर आरोप भी ये लगता है कि जॉन लॉक से लेकर और आने वाले जितने भी फिलोसफर हैं, ये सब लोग क्या कर रहे थे?
पूंजीवादी मध्यम वर्गीय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी को आगे बढ़ा रहे थे। फिर लोकतंत्र में विश्वास है, क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार बचाने, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। तो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर शासन करे। इसीलिए ये संसद को, मताधिकार को, प्रेस की स्वतंत्रता को, निष्पक्ष न्यायपालिका को बहुत ऊपर मानते हैं। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि कोई व्यक्ति देश बना सकते हैं, मिलकर आकर उसको चलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं। और कोई देश जहां पर कोई डेस्पोटिक रिजीम है, निरंकुश शासन है, साम्राज्यवाद है, तानाशाही चल रही है, उसको ये नहीं मानते। ये विचारधारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि व्यक्ति को सेंटर में लेके बात करती है। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। तो राज्य बनाने का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक अधिकार। राज्य को भी क्या मानते हैं? कृत्रिम संस्था मानते हैं, आर्टिफिशियल संस्था मानते हैं। उससे पहले राज्य को दैवीय संस्था माना जाता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसी संस्था माना जाता था? दैवीय संस्था माना जाता था। लेकिन अब नहीं, राज्य का एक ही उद्देश्य है कि हर किसी की स्वतंत्रता को वो बनाए रखे। तो राज्य अनुबंध से बनी है, जैसा कि जॉन लॉक ने कहा था। और इसका एक ही लक्ष्य है कि वह सभी लोगों के व्यक्तित्व का विकास करे। तो संवैधानिक शासन, सीमित शासन, विधि का शासन की ये वकालत करती है। और पूरी दुनिया में इंसान रहता है, क्योंकि ये व्यक्तियों पर आधारित, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर आधारित है। तो कहीं पर भी युद्ध चल रही हो, उसका विरोध करती है और कहती है पूरी दुनिया में सभी जगह जहां व्यक्ति रहते हैं, चाहे वहां सरकारें कैसी भी हों, विश्व शांति होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी 12-13 हैं, 10 मैंने लिस्टेड किए हैं आपके लिए। सीमित शासन, प्राकृतिक अधिकार, राज्य की सीमित उकाई मानना, धर्मनिरपेक्षता, पूंजी पूंजीवाद, संवैधानिक सरकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, राज्य का कृत्रिम संस्था को मानना, पुनर्जागरण, अंधविश्वास, इनको हटाना, पूरी की पूरी तरह मानवीय विवेक में, मानवीय स्वतंत्रता में आस्था, यह उदारवाद के लक्षण है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यह एक रेवोल्यूशनरी विचार है, तो भी आपको इसी तरह आगे बढ़ना होगा। लेकिन आलोचना क्या है? जब ये पुनर्जागरण काल आया, फिर मॉडर्न टाइम चालू हो गया, फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूंजीवाद को इसने आगे बढ़ाया, इसी विचार ने। और इस दुनिया में अमीरी गरीबी आ गई, निजी संपत्ति, चीजें सस्तुएं तो हुई, रोजगार तो मिले, लेकिन आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला। आगे जाके यही आर्थिक समानता, जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, उनको वस्तुएं और सेवाएं बेचनी थी, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी उदारवाद ने, आर्थिक स्वतंत्रता ने दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको अपना माल बेचना था पूंजीपतियों को। और अगर वो सही से माल नहीं खरीद रहे हैं, सस्ता माल नहीं दे रहे हैं और महंगा तैयार माल नहीं दे रहे हैं, तो उनको हटाने की जरूरत है। तो पूंजीवाद ही, जैसा कि लेनिन ने कहा है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद को ले जाता है। आर्थिक रूप से दी गई स्वतंत्रता ने ही इस दुनिया में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के देशों में क्या बनाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहां पर उन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की कॉलोनी बनाई। भारत में ही था। मजदूरों का शोषण आप देख रहे हैं आज भी। लिबरलिज्म इतना जोर मार रहा है, नियो लिबरलिज्म, कि लोगों की सैलरियां कम होती जा रही है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, गंदी बस्तियों में वो रहते हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा माल बिके, कम वेतन दिया जा रहा है। सीमित शासन भी, ये कहता है सरकार को सीमित होना चाहिए, एम्पायर होना चाहिए। तो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप दे रहे हो आप, कि पूरी मनमानी है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसीलिए इसका विरोध किया कि भाई सीमित शासन से जो लोगों की शिक्षा की जरूरत है, जो उनके हेल्थ की जरूरत है, वो कैसे पूरी होगी? वो जरूरत पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए सीमित शासन की जगह आगे जाके कल्याणकारी राज्य बनाए। क्या हुआ? इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने, व्यक्तिवाद ने, नकारात्मक स्वतंत्रता ने क्या किया बेटा? नैतिकता को हटा दिया। समाज में लोग अब जीना नहीं चाहते, दादा दादी के साथ बैठना नहीं चाहते,
परिवार में जीना नहीं चाहते, कम्युनिटी में मिलाना नहीं चाहते। तो और क्या है, इससे पर्यावरणीय समस्याएं, अति भौतिकतावाद, आदमी सिर्फ कंज्यूमरिस्ट हो गया है, मटीरियलिस्ट हो गया है, और इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया। तो कह सकते हैं उदारवाद की बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष और जरूरत से ज्यादा व्यक्तिवादी पक्ष, जो सिर्फ अपने वाला सोचने वाला पक्ष है, ये बहुत ही बुरा है। और इसी की क्रिटिक करने के लिए फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समाजवाद आया, कार्ल मार्क्स आया, आर्थिक समानता असमानता की बात हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और फिर इसने अपने आप को सुधारा, सकारात्मक उदारवाद, मॉडर्न उदारवाद के रूप में लेकर आया, और राज्य ने कहा कि हाँ, हम कल्याणकारी काम करेंगे, बाजार में हस्तक्षेप करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में आर्थिक संपत्ति का टैक्स लगाकर, चीजों को रेगुलेट कर कर, मजदूरी बढ़ाकर और लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं देकर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आने आने वाले बहुत सारे दार्शनिकों की आप बात सुनोगे, जो उदारवाद को बचाते हुए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाते हुए जो इसमें कमियां आई हुई थी उसको दूर करने की बात करते हैं। तो शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल ट्रेडिशनल लिबरलिज्म के ऊपर आपने एक बहुत ही कंप्रहेंसिव आंसर देखा है। अगर आप इसको कोई हमारा कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की किसी भी क्षेत्र में, तो आशा करता हूं कि इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रजनीश IAS अकेडमी में बहुत सारी कोर्सेज हैं, हमारा ऐप है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं 300 प्लस मार्क्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।